जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हुआ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी की रूस यात्रा के बारे में। साथ ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भारत रूस संबंधों को विस्तार पूर्वक। साथ ही देखेंगे कि भारत के लिए रूस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और अंत में हम आपसे डिस्कस करेंगे रशिया का मैप, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बातचीत की शुरुआत हमेशा हम न्यूज़पेपर की कटिंग्स के माध्यम से करते आए हैं, जिससे आपको करंट सिनेरियो से जो स्टैटिक पार्ट है उसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दो न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई है, एक 8 जुलाई की, एक 9 जुलाई की। तो इन दोनों वीडियो पेपर्स के अंदर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे रूस संग द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग पर मजबूत करने पर जोर। यहाँ पर पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके आधिकारिक आवास पर डिनर करते हुए और भारत और रशिया के संबंधों पर कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातचीत की। उसके बाद दोस्तों 9 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया की अपनी यात्रा को संपन्न करके ऑस्ट्रिया के लिए निकल रहे थे, तो उस समय उन्होंने मॉस्को में परमाणु पवेलियन में रूस के राष्ट्रपति के साथ जो है वहां का भ्रमण किया। वहां पर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बच्चों की मौत बहुत पीड़ादायक है। रूस के राष्ट्रपति को सुनने से उम्मीदें बढ़ी। बच्चों की मौत मतलब कि जब भारत के जो पीएम हैं वो रशिया में राष्ट्रपति पुतिन के साथ गले मिल रहे थे, उस समय रशिया की एक मिसाइल यूक्रेन के एक अस्पताल को हिट करती है, जहां पर कैंसर से पीड़ित बच्चे रहते हैं। और उस अस्पताल में उस मिसाइल हमले में काफी बड़ी संख्या में बच्चे जो है मारे भी जाते हैं और कुछ मलबों में दब भी जाते हैं। इसी चीज की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि बच्चों की मौत बहुत पीड़ादायक है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो है युद्ध क्षेत्र में जो समाधान होता है किसी भी चीज का, वो संभव नहीं है। बम बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने कवायद की, रशियन प्रेसिडेंट से बात की और उन्होंने कहा कि आप दोनों अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको टेबल पर बैठकर वार्ता के माध्यम से रिजॉल्व करने का प्रयास करें। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक बयान सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आता है, जिसमें वो कहते हैं कि यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर रूसी मिसाइल से हमला हुआ और कैंसर से पीड़ित बच्चों पर निशाना साधा गया, जिसमें मलबे के नीचे कई बच्चे दबे। और साथ ही उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता को मॉस्को में ऐसे दिन विश्व के सबसे बड़े खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना बेहद निराशाजनक और शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका है। खूनी अपराधी इन्होंने कहा, इसको व्लादिमीर पुतिन साहब को कहा इन्होंने खूनी अपराधी। और सबसे बड़े लोकतंत्र का हिमायती कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। तो इन दोनों लोगों की मुलाकातों पर जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। साथ ही एक हाईलाइटेड यहाँ पॉइंट ये है, प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल होता है उससे सम्मानित किया गया है, जिससे इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को असाधारण सेवाओं के लिए जो है बढ़ाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़िए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो डिस्कस कर दिया है। याद रखिएगा कि रूस के राष्ट्रपति का जो आधिकारिक कार्यालय होता है उसको क्रेमलिन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। और रशिया में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो क्यों गए थे? क्योंकि वार्षिक शिखर सम्मेलन जो दोनों देशों का होता है वही रशिया में आयोजित हो रहा था, उसी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तस्वीरें आपसे साझा कर रहा हूं, जो तस्वीर आपको निश्चित तौर पे काफी मनमोहक लगने वाली है। ये तस्वीर है जब रशिया के लिए भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली से जो है टेक ऑफ करने वाले थे। और ये तस्वीर है वो जब रशिया में भारत के प्रधानमंत्री लैंड कर चुके थे और रशियन जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर ही।
उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो है पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं वहां के रशिया के, उनसे मिले और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भारत रूस की दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करता हूं। उन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। दोस्तों ये जो यात्रा है वो अपने आप में काफी कुछ कहती है आपसे, क्योंकि अभी अभी हाल ही में भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था और ऐसे समय में अपने तीसरी कार्यकाल की शुरुआत में विदेश यात्रा के दौरान रशिया को चुनना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 कार्यकालों में प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे अपने संबंध सुधारने में उन्होंने ज्यादा उनको महत्व दिया था, लेकिन तीसरे कार्यकाल के दौरान जिस तरह से रूस को जो है लक्षित करके यात्रा की गई वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि आजकल रूस का चाइना का एक आर्थिक शक्ति होने की वजह से रूस का चाइना से जो है बहुत अच्छा संबंध है और कहीं ना कहीं रूस डिपेंड होता जा रहा है चाइना पर, और तो इसी नजदीकी को थोड़ा कम करके काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया को यात्रा के पहले पड़ाव के लिए चुना। साथियों यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल है, जो कि रूस का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, वो प्रधानमंत्री जी के गले में आपको देखा जा सकता है और यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन जी वहां पर उनको देते हुए ये पुरस्कार उसके बाद हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। ये पुरस्कार की बात करें तो 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी को देने की घोषणा रशिया द्वारा की गई थी, लेकिन 5 साल बाद यानी कि 2024 में जब ये यात्रा हो रही थी उस दौरान इनको ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये सबसे बेहतर नागरिक या सैन्य योग्यता के लिए दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1698 में जॉर्ज पीटर द ग्रेट ने सेंट एंड्रयू के सम्मान में की थी। सेंट एंड्रयू दोस्तों एक क्रिश्चियन सेंट थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी सोशल मीडिया जो हैंडल है एक्स है, वहां पर एक जानकारी दी गई कि अब ये मॉस्को छोड़ रहे हैं, यानी कि रशिया छोड़ रहे हैं और अपनी यात्रा के अगले पड़ाव जो है अगला भाग जो है वो ऑस्ट्रिया में जा रहे हैं, तो ये प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिख रही हैं जब ये रशिया से टेक ऑफ करने वाले थे ऑस्ट्रिया के लिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि रूस यूक्रेन विवाद में भारत का रुख क्या रहता है। तो आपने अब तक तो भारत का रुख देख ही लिया होगा, अगर न्यूज़पेपर वगैरह अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि भारत हमेशा से इन दोनों के संबंधों में तटस्थता की स्थिति में रहा है। भले ही रूस बहुत अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन कभी भी रूस के इस आक्रमण को जस्टिफाई करता हुआ भारत नहीं दिखता है आपको। तो यहाँ पर कुछ 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, उनके माध्यम से थोड़ा समझिए। भारत ने इस विवाद पर तटस्थता का रुख अपनाया, यानी किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं लेता है। दूसरा, भारत ने रूस यूक्रेन से मामले के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है, जो शुरू में हमने न्यूज़पेपर की कटिंग में भी डिस्कस किया। रूस दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। भारत उसे नाराज किसी भी तरह से नहीं कर सकता कि वो यूक्रेन पर या इस युद्ध पर कुछ ऐसा बोले जिससे रशिया को अच्छा न लगे। ऐसा भारत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हम 2020 तक भारत की हथियार खरीद में जो रूस की हिस्सेदारी है वो 50% है, जो कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। आप जानते ही हैं कि भारत के जो एयरफोर्स के अंदर जो बैकबोन फाइटर जेट माना जाता है Su-30, वो सुखोई 30 जो है वो रशियन मेड ही है और रशिया ही हमें उसकी आपूर्ति करता है। साथ ही दोस्तों अमेरिकी भारत संबंध तेजी से सुधरे हैं। भारत अमेरिका व्यापार 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच गया है, लेकिन ऐसे समय में भी रूस को हमेशा से बैलेंस करने की, रूस और अमेरिकी संबंधों में अपने इंटरेस्ट को साधने का हमेशा भारत द्वारा कार्य किया जाता है। दोस्तों भविष्य के लिहाज से अमेरिका का भी विरोध भारत के लिए संभव नहीं है, तो ऐसे समय में भारत जो नेहरू जी द्वारा दी गई नॉन अलाइंग मूवमेंट की पॉलिसी थी उस पर कंसीडर हमेशा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट महसूस करते हैं, लेकिन इस दौरान मैंने जो है एक क्या बोलते हैं
एक विद्यार्थी के तौर पे पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टडी किया है, उसमें मैंने एक चीज पाया है, कहीं न कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट में जो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जो नॉन अलाइन मूवमेंट की जो पॉलिसी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक उस समय दुनिया में रशियन लीड ग्रुप था और अमेरिकन लीड ग्रुप था, 2 ग्रुप था, जिनमें इन दोनों देशों के नेतृत्व में दुनिया के विभिन्न देश एक दूसरे में बटे हुए थे। ऐसे समय में जवाहरलाल नेहरू जी ने युगोस्लाविया, मिस्र के और घाना के और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ, वहां के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिल करके उस समय में नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन दोनों जो अमेरिका और रशिया के नेतृत्व में गुट बने हैं, इन दोनों गुटों में न जाकर के स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी विदेश नीति का पालन करेंगे, जिससे इन दोनों की जो प्रतिस्पर्धा है इससे हम लोग बचे रहें। तो वही नॉन अलाइंग मूवमेंट की पॉलिसी का प्रैक्टिस करता हुआ मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल को देखा। आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने भारी पैमाने पर आर्थिक सैंक्शंस रूस पर लगाए हुए थे, उसके बावजूद भारत रशिया से तेल खरीद रहा था। तो ये कहीं न कहीं इस चीज को दिखाता है कि अमेरिका से अच्छे संबंध होने के बावजूद, पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध होने के बावजूद भी रशिया को भी जब ऐसे समय में विदेशी मुद्राओं की जरूरत थी हथियारों को खरीदने के लिए, तो उसको तेल खरीद कर भारत उसकी आपूर्ति उसको जरूर कर रहा था, यानी अपने मित्र का सहयोग इनडायरेक्ट वे में भारत जरूर कर रहा था। तो इस यहाँ पर आप नॉन अलाइंग मूवमेंट की नीति का जो है प्रदर्शन भारत द्वारा देख सकते हैं। आपके मन में सवाल जरूर गूंजा होगा कि भारत के लिए रूस इतना जरूरी क्यों है। तो ये 4-5 जो पॉइंट है उनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के लिए रूस जरूरी क्यों है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। अब दोस्तों हम ये इन पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि रूस जो है भारत के लिए जरूरी क्यों है। तो रूस, सबसे पहली बात यह है कि शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस बना हुआ है। भारत के 60 से 70% रक्षा उपकरण रूस और सोवियत मूल के हैं। ठीक है, भारत जो भी हथियार यूज करता है उसके 60 से 70% जो है वो रशियन और सोवियत जमाने के जो है, इसलिए हमारी रक्षा क्षेत्र में काफी बड़ी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। इसलिए हम रशिया को कभी नाराज नहीं कर सकते। और आप जानते हैं किसी भी देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षा हथियार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एंड सेकंड है, तेजी से बढ़ रहा है द्विपक्षीय व्यापार। दोस्तों 2021-22 में 13 अरब डॉलर के साथ भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था रूस। भारत में रूस का कुल निवेश 14 अरब डॉलर है। इसमें एस्सार ऑयल के रोजन नेफ्ट द्वारा 13 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। यह सौदा विदेश में रूस का सबसे बड़ा निवेश है और भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है। तो आप इस लिहाज से भी मान सकते हैं कि भारत के लिए रूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कच्चे तेल की खरीदारी आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में कच्चा तेल, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, भारत ने रूस से खरीदा। साथ ही कूटनीतिक के मोर्चे पर मिलता रहा है हमेशा रूस का समर्थन भारत को। अंतरराष्ट्रीय मंचों की बात करें तो भारत का लगातार रूस समर्थन करता रहा है, खासकर जब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मसले पर जो है भारत के खिलाफ जब कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता तो रूस अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस रेजोल्यूशन को वहीं पर रोक देता था। एक उदाहरण आप 2019 में जब 370 धारा जम्मू कश्मीर से भारत ने हटाया, उस समय में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठाया गया, लेकिन रशिया ने उसको कहीं न कहीं रोक दिया और वो रेजोल्यूशन पास होना तो दूर की बात, वो मैंडेट में ही नहीं आ पाया। साथ ही अमेरिका और चीन के फैक्टर की बात करें तो चीन और रूस के संबंध इस दौरान बहुत बेहतर हुए, क्योंकि दोनों रूस और चीन अमेरिका के एनिमी कंट्रीज माने जाते हैं और चीन की बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा इकोनॉमी के मामले में, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है चीन, उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा अमेरिका के साथ है जो दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी है। तो ऐसे समय में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रूस और चीन मिल करके हमारी जो हेजमनी है, वर्चस्व है, उसको कहीं न कहीं चैलेंज दे। और दोस्तों रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिका लगातार यूरोपीय देशों को साथ में लेकर के अपने नेतृत्व में रूस पर उसने बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूस को कच्चे तेल और गैस के लिए नए ग्राहकों की जरूरत थी, जिसमें चीन ने उनकी इस जरूरत को पूरी की। भारत ने भी
काफी हद तक उस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन भारत और चीन के बीच जब 2020 में गलवान में क्लैशेस हुए तो उस समय भारत और चीन के इस तनावपूर्ण माहौल में अमेरिका भारत का ही सपोर्ट कर रहा था। 2014 में क्रीमिया संकट की बात करें, जब क्रीमिया को एनेक्स किया रशिया ने, और 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत अमेरिका और रूस के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने को लेकर के काफी सतर्कता बरतता रहता है। अमेरिका रूस को अलग थलग करने का हमेशा प्रयास करता रहा, लेकिन भारत ऐसे में प्रयासों का समर्थन नहीं करता है जो रूस को कहीं न कहीं दुनिया में अलग थलग करते हों। और भारत कहीं न कहीं हमेशा जब रूस को जरूरत पड़ी भारत की तो वो खड़ा नजर आया है। ठीक है, तो आई होप इस पॉइंट्स को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ और न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई है जिसमें आप सबसे बड़ी खबरें देख सकते हैं। कजान और एकातेरिनबर्ग जो रूस के दो शहर हैं उसमें वाणिज्यिक दूतावास भारत खोलेगा। ठीक है, वोल्गा और कजांक नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों रूस का कजान शहर। ये एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है रशिया का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूतावास खोला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वाणिज्यिक दूतावास होगा जिसमें व्यापार में जो है दोनों वृद्धि होगी। और एकातेरिन की बात करें तो ये रूस का चौथा सबसे बड़ा शहर है जो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बनकर उभर रहा है। तो एकातेरिनबर्ग एक आर्थिक केंद्र है और जो कजान है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक लिहाज से एक केंद्र के रूप में रशिया के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलना भारत के और रशिया के व्यापार में काफी वृद्धि जरूर कराएगा। साथ ही 2030 तक भारत और रूस ने अपने व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक पहुंचाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। दोनों देशों ने दोस्तों सहयोग के 9 प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की इस यात्रा के दौरान। इनमें व्यापार, राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार निपटान, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसे नए मार्गों के जरिए कारोबार में काफी वृद्धि जो है वो शामिल करता है इसमें। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की और कटिंग है जिसमें लिखा है कि भारत के सुख दुख का रूस हमेशा से साथी रहा है। तो इसकी भी बात मैं अभी आपसे आगे करने वाला हूं। इसको वीडियो को थोड़ा सपोज कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हो, मॉस्को से प्रधानमंत्री ने 9 जुलाई 2024 को ये जो है पोस्ट किया था। दोस्तों अब आइए भारत और रूस के संबंधों को थोड़ा सा हम सोवियत एरा से लेकर के आज तक किस तरह से संबंध जो है रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों देशों ने अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का किस तरह से प्रैक्टिस किया है। तो आइए समझते हैं पॉइंट में। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक और विविधतापूर्ण रहे। ये संबंध विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग और समर्थन पर आधारित रहे। तो स्वतंत्रता पूर्व के संबंध पहले देखेंगे। तो भारत और रूस दोस्तों जो कि तत्कालीन सोवियत संघ हुआ करता था, 1991 में सोवियत संघ जो है 15 देशों में टूटा और उसके बाद सोवियत संघ की लेगेसी रूस को मिली, इसलिए रूस को संबोधित करते हुए कोष्ठक में सोवियत संघ जरूर लगाते हैं। तो भारत और सोवियत संघ के बीच दोस्तों 1917 में रूसी क्रांति के बाद से ही संबंध उभरने लगे थे। भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के जो कुछ नेता थे जिनमें आप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम प्रमुख तौर पर ले सकते हैं। इन्होंने सोवियत संघ का दौरा भी किया उस दौर में, क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू जी के समाजवादी विचारों को देख सकते हैं कि वो समाजवाद से किस हद तक प्रभावित थे। वो रशिया और सोवियत एरा का ही उनके ऊपर इम्पैक्ट था। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1947 में भारत ब्रिटेन से आजाद होता है। उसके बाद जो है भारत ने गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट की नीति का पालन किया, जिस पर मैं आपको नॉन अलाइंग मूवमेंट समझा चुका हूं। लेकिन फिर भी दोस्तों सोवियत संघ के साथ भारत के अच्छे संबंध हमेशा से रहे। 1955 की बात करें तो सोवियत प्रधानमंत्री जो निकोलाई बुल्गनिन थे और 1961-62 के आसपास जब निकिता खुश्चेव रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उन्होंने इस समय भारत का दौरा किया। निकिता खुश्चेव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट देखिए क्या है, उसको अगर आपको समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के आप देखिए। मेरे द्वारा एनसीईआरटी के एक चैप्टर को क्यूबा मिसाइल संकट के अंदर में अच्छे से पढ़ाया गया है, उसको अच्छे से आप समझ के क्यूबा मिसाइल संकट को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन संबंधों में। साथ ही दोस्तों अगर कोल्ड एरा की बात करें
तब भी भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही निकट थे। सोवियत संघ ने भारत को हमेशा सैन्य और तकनीकी सहयोग प्रदान किया। मिसाल के तौर पर 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध देखेंगे, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश रेबेलियन का सहयोग कर करके पाकिस्तान को 2 खंडों में बांटकर दुनिया के नक्शे में एक नए देश को जन्म दिया, जिसका नाम आज बांग्लादेश है। उस दौरान भी सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया और दोनों देशों के बीच 20 साल का शांति और मित्रता समझौता हुआ था। तो 1971 के दौरान जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ था, तो ऐसे समय में अमेरिका ने यूएस एंटरप्राइजेस नाम से एक परमाणु ईंधन चालित और परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में भारत को धमकाने के लिए उतारा। ऐसे समय में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रशिया के प्रेसिडेंट से मिलती, सोवियत संघ के प्रेसिडेंट से मिलती हैं और सैन्य मदद मांगती हैं। तो सोवियत संघ के प्रेसिडेंट ने अपना परमाणु चालित युद्धपोत हिंद महासागर में इंडोनेशिया के आसपास खड़ा करके अमेरिका को धमकाया कि इस युद्ध में आप नहीं पड़े, नहीं तो हम भी आपके ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं। उसके बाद अमेरिका जो है अपने यूएसएस एंटरप्राइजेस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के हिंद महासागर से निकल जाता है और भारत बांग्लादेश का अच्छे से सहयोग कर पाता है और बांग्लादेश के जन्म में भारत मदद कर पाता है। तो ये छोटा सा 1971 के वार की मैंने आपको झलकी दे दी। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद की बात, यानी कि 1991 के बाद की बात करें तो रूस को सोवियत संघ की लेगेसी मिलती है। तो अब भारत और रूस संबंध कहे जाएंगे। तो रूस और भारत के संबंध आर्थिक संबंधों में कुछ गिरावट जरूर आई थी 1991 के बाद, लेकिन सन 2000 के दशक में फिर से सुधार इन संबंधों में शुरू होता है। भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से तेल और गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते होते हैं। रूस भारत के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के रूप में बना रहता है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत और रूस के बीच बड़े रक्षा समझौते होते रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना के लिए हथियार और उपकरण शामिल रहे हैं, चाहे वो टैंक की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें या अब एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बात करें जो रसिया से भारत ले रहा है। साथ ही दोस्तों दोनों देशों के कई संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित कर रहे हैं, जैसे कि एक इंद्र सैनिक अभ्यास होता है भारत और रसिया के बीच में। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिनको संयुक्त रूप से रशिया और भारत द्वारा डेवलप किया गया है। और ये मिसाइल का डेवलप किया जाना दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग को कितने हद तक मजबूत है इस चीज को जरूर दर्शाती है। दोस्तों दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते रहते हैं। भारतीय फिल्में और रूस में भारतीय फिल्में और योग काफी लोकप्रिय है, जबकि रूस का साहित्य और संगीत भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के लोग रशियन संस्कृति को समझने का प्रयास जरूर करते हैं। दोस्तों भारतीय छात्रों के लिए रूस में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न अवसर हैं, विशेषकर चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। यदि वर्तमान में भारत और रूस संबंधों की बात करें तो काफी मजबूत बने हुए हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान का जो फैक्टर आता है वो कहीं न कहीं भारत और रूस के संबंधों में चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर उत्पन्न करता है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से नियमित मुलाकातें इन संबंधों को जो है काफी बेहतर स्थिति में बनाए रखती हैं। दोस्तों भारत रूस संबंधों का एक गहरा और विस्तृत इतिहास रहा है, जो दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह संबंध न सिर्फ आर्थिक है, सैन्य है, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध भी हैं। और रशिया और भारत के लोग एक दूसरे को दिलो जान से जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे संबंध हमेशा ऑल टाइम हिट जो है हमारी एवरग्रीन फ्रेंडशिप रही है। अब आइए वीडियो के अंत में आपसे थोड़ा रशिया का मैप डिस्कस कर लेते हैं। तो लगा हुआ रशिया का मैप, और रशिया के मैप के बारे में एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि 14 देशों से, दुनिया के 14 देशों से, क्योंकि एक काफी बड़ा भूखंड एशिया का और यूरोप का रशिया के अंतर्गत आता है, तो रशिया 14 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें उत्तर कोरिया आपको यहाँ पर दिखेगा, चीन आपको पूरा यहाँ पर दिखेगा, ये यहाँ पर, उसके बाद कुछ हिस्सा यहाँ पर चीन का, फिर नॉर्वे के साथ यहाँ पर जो है बाउंड्री शेयर करेगा, फिनलैंड के साथ यहाँ पर फिनलैंड आपको दिख रहा है, यूक्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, जिससे यूक्रेन रशिया युद्ध इस समय चल रहा है। कजाकिस्तान आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है, फिर पोलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, पोलैंड यहाँ पर है, जॉर्जिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मंगोलिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लाटविया यहाँ पर, लाटविया, एस्टोनिया यहाँ पर, और ये आपको लिथुआनिया मिलेगा,
बेलारूस यहाँ पर मिलेगा। बेलारूस जो है यूक्रेन के जस्ट ऊपर है, ठीक है, बेलारूस। और अजरबैजान, यहाँ पर अजरबैजान से अजरबैजान और जॉर्जिया से जो है रशिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आर्कटिक सर्किल में काफी बड़ा हिस्सा रूस के साइबेरियन पार्ट को जो है टच कराता है, ठीक है। तो आई होप आपको रशिया का मैप समझ में आया होगा। रशिया से भारत काफी दूरी पर है, यहाँ पर ये है भारत का मैप, इंडियन ओशियन, जापान, और यहाँ पर है व्लादिवोस्टोक वो शहर जिसके माध्यम से रशिया जो है भारत से कनेक्ट करता है सी रूट के माध्यम से। और यहाँ पे दक्षिण चीन सागर है जिसमें अपनी हेजमनी बनाए रखने के लिए चाइना आसपास के छोटे छोटे देशों को काफी ज्यादा धमकाता रहता है। और अमेरिका के अलास्का रीजन से रशिया यहाँ पर बेरिंग जल संधि के माध्यम से अपने जल क्षेत्र को शेयर करता है। अलास्का कभी रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन रशिया ने एक टाइम पर अमेरिका को उसे बेच दिया था। तो आई होप दोस्तों जो विभिन्न डायमेंशंस थे रूस और भारत संबंधों के लिहाज से वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएंगे आप। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।